चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ इफेक्ट ऑफ करंट लेक्चर नंबर 15। हम लोग ने एक होमवर्क दिया था आपको, है ना, वो क्वेश्चन करेंगे पहले हम लोग डिस्कस। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है बताइए, 5000 गॉस। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए गॉस से टेस्ला, क्योंकि ये ऐसा यूनिट तो नहीं है, तो एसआई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 10 to the power -4 से वेरी मल्टीप्लाई गुड। करते तो अपन गॉस को कभी भी अगर टेस्ला में कन्वर्ट करना है तो आई कैन रीराइट इट एज 1 गॉस इज इक्वल टू 10 to the power -4 टेस्ला। ठीक है, सिंपल है। यस सर। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हर केस में, कितने केस हैं, 6 केस हैं, हर केस में टुवर्ड्स पॉजिटिव z एक्सिस है। मैग्नेटिक फील्ड जो प्लेस है वो क्या है, हमेशा टुवर्ड्स z एक्सिस। ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ठीक है। यस सर। और आगे देखिए, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी है 20 और ब्रेथ कितनी है 5। तो एरिया क्या हो जाएगा 20 × 5, लेकिन यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन वो एसआई में तो नहीं है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर अपन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मतलब इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई करो, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लिख दोगे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, एरिया भी निकल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे कह रहे हैं करंट कितना दिया हुआ 10 है, एम्पीयर। ये तो एसआई में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब सवाल कहता है कि टॉर्क बताओ मुझे, हर एक केस में टॉर्क कितना होगा, किसके ऊपर, लूप के ऊपर। फिर कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स बताओ, फिर कहते हैं आप ये बताइए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो फोर्स की बात पहले कर लेते हैं। हर केस में फोर्स क्या होगा 0, क्योंकि क्या है ये क्लोज लूप है। तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो मैग्नेटिक फोर्स सारे केस में क्या हो जाएगा 0। जिसको नहीं याद है उसको रिवाइज करना चाहिए। किसी भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोगों ने किसी भी एक वायर जिसकी आर्बिट्ररी लेंथ कितनी ली थी हमने L, जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ द वायर के बीच की दूरी होती है शॉर्टेस्ट वाली, तो इसका मल्टीपल में होता है। ठीक है, तो अब अगर ये L 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल और फाइनल क्या हो जाएगा एक ही पॉइंट पर आ जाएगा, क्योंकि ये क्लोज लूप है। उस केस में क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फोर्स इज 0। ठीक, अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा सारे केस में, आपका क्लोज लूप ही है इसलिए। तो टॉर्क तो होगा, यस टॉर्क होगा, बिकॉज टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, टॉर्क का होता है m क्रॉस b, या फिर अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा ये mb sin थीटा, mb sin थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो टॉर्क का डायरेक्शन निकालना है तो अपन क्या करेंगे m क्रॉस b करेंगे। और जो ये b है ये क्या है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको प्लेस कर रहे हो। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते थे, राइट हैंड थंब रूल, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर लूप में अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, या फिर कोई भी रेक्टेंगुलर लूप में अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी इसके आसपास, और मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू द मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका मतलब अपन यूज कर सकते हैं, तो ये देखो ये आउटवर्ड आ रही है इसकी, तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ होगा इसका, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस प्लस एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ देखना ध्यान से, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ठीक, एंगल कितना बनेगा, ये z एक्सिस में है और ये x 90। तो तुम्हारे फॉर्मूले में क्या आ गया, थीटा कितना है 90। जरा मैं देख लूं ऑनलाइन दिख रहा है सबको, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत हो चैट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। यस सर। देखिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा 90। तो टॉर्क कितना हो जाएगा mb, जो कि मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन, ठीक है, क्योंकि sin 90 1 होता है। पढ़ तो रहे नहीं, चलो ठीक है। तो टॉर्क मैक्स क्या हो जाएगा mb। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इस केस में अगर हम चाहें तो m को किससे रिप्लेस कर सकते हैं भाई, NIA। n की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगी, m की वैल्यू कैसे निकाले, m तो है नहीं, लेकिन मैं कहूंगा एरिया तो पता है ना हमें भाई साहब। ठीक, तो अपन उसका यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इस केस के हिसाब से यहाँ क्या जाएगा ये बताओ, टॉर्क इज इक्वल टू जाएगा IAB। n कितना है 1, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 1,
तो यहाँ से आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, टॉर्क, और टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, अब यहाँ पर आई है 10, एरिया कितना है भाई 5 2 10 होता है ना, तो 100 आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। यस सर। और b कितना है, b आपका है 5000, मतलब 5 इंटू 10⁻+3 और 10⁻⁻⁴ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा टॉर्क। ठीक, अब बात रह गई एक ही सिर्फ, वो कौन सी है, डायरेक्शन। क्या रह गया, सिर्फ डायरेक्शन निकालना रह गया, बाकी तो आपने निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या है आपका, चाहे 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ लिख लो, या फिर इसको लिख लो 5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन मीटर। क्या 0.05 भी आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ करना मेरी गलती, लेकिन यही होगा। ठीक है, अच्छा तुमने 0 पॉइंट में लिख बोल दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये वही बात जो कह रही है लड़की, इसका भी आंसर ये आया था, लेकिन ये तो वैल्यू हो गई। ठीक है, अब मुझे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है मेरे लिए, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगी, तो मैंने अभी सिखाया था कि जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है, बेस हमेशा क्या होगा, m क्रॉस b में m रहेगा, m से शुरू करेंगे b की तरफ जाएंगे। तो स्क्रू टाइटनिंग वाला मुझे सबसे अच्छा लगता है क्योंकि आसान होता है। तो जब मैं इसको यहाँ प्लेस करूंगा, ऐसे घुमाऊंगा m से b की तरफ, तो कहाँ जा रहा हूं मैं, टाइट हो रहा है ना, टाइट हो रहा है, तो ये स्क्रू अंदर जाएगा, और जब स्क्रू अंदर जाएगा भाई साहब, तो कौन सी डायरेक्शन है, -y एक्सिस। तो इसका डायरेक्शन क्या जाएगी, टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस। अब यहां पर ये आंसर कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं बी की। तो क्या टॉर्क के लिए कुछ और करना पड़ेगा क्या, देखते हैं जरा। तो ये दोनों केस में एक सिमिलरिटी है, सिर्फ ओरिएंटेशन को चेंज किया गया है और कुछ चेंज नहीं किया है। ओरिएंटेशन को चेंज करने से क्या मेरी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बदली नहीं, वो अभी भी किधर है, पॉजिटिव एक्स की तरफ। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट, और बी अभी भी ये ऊपर की तरफ ही है। तो इस केस में जो भी एंगल है वो फिर से 90 है, सारी कंडीशन तो सेम है। तो फिर से अपन वही सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा कि नहीं आएगा, इसका आंसर क्या है, सेम। इवन इसकी डायरेक्शन भी सेम है, क्योंकि सिर्फ ओरिएंटेशन। तो यहाँ तुमने कुछ सीखना चाहिए कि ऐसे सवाल यहाँ कंफ्यूज करने के लिए ओरिएंटेशन अलग कर देगा तो आंसर नहीं बदलने वाला। देखते क्या है, प्लेन देखा जाता है, कौन से प्लेन में है। और अगर आपको कुछ मैटर करता भी है ओरिएंटेशन, तो 1% मैटर नहीं करता, मैटर करता है b की डायरेक्शन और m की डायरेक्शन। और अगर ये दोनों सेम हैं पहले और दूसरे केस में, तो आंसर हमेशा सेम ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अल्टरनेटिव में क्या करूं, लूप का साइज ही बदल दूं, तो वो सब तो केस ऐसा हो गया कि फिर आपने एरिया बदल दिया, एरिया बदलेंगे तो पूरे फॉर्मूले में एरिया बदल जाएगा। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है कि पहले खड़ा था बाद में लेट गया, या फिर कुछ और कर दिया, है ना। ओरिएंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो प्लेन सेम रहेगा, प्लेन का भी क्वाड्रेंट सेम रहेगा। खेल रहे हैं तुम्हारे साथ, हमने क्वाड्रेंट टर्म यूज किया, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर 3D का भी देखेंगे, देखो पॉजिटिव एक्स वाई है और पॉजिटिव जेड है ना। तो यहाँ ध्यान रखो कि अगर मैंने उठा के इसको नीचे कर दिया, तो अब इसका जो एक हो जाएगा वो कहां जाएगा, -z पे चला जाएगा। लेकिन फिर कोई फर्क पड़ेगा क्या, डायरेक्शन चेंज। क्यों डायरेक्शन चेंज होगी, मेरी डायरेक्शन तो अभी भी ऊपर ही जा रहा है। तुम लोग गधे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ भी रख दूंगा, नीचे भी रख दूंगा, तो बी की डायरेक्शन तो अभी मेरे लिए ऊपर ही है ना। तो जब मैं देखूंगा कितनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है मेरे कॉइल के ऊपर, क्योंकि ध्यान से सोचो, इसमें कॉइल के पैरामीटर्स यूजी कहां हो रहे हैं, कॉइल का तो एरिया का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना। ये सोच सोचे कुछ हंस रहा है, क्या हो गया, अरे हमें बताओ, हम भी हंसे यार, हम सब हंसेंगे साथ साथ में। ये पढ़ रहा है, फिर थोड़ा सीरियस है, फिर थोड़ा वेट सोच रहा है, फिर हंस रहा है, और फिर मुस्की मार रहा है, फिर ये अब ये सामने बैठा हुआ है क्या मतलब,
हाँ, आगरा वैसे हट गया, आगरा के ताजमहल बगल जो पागल खाना था वो हटा दिया गया। वैसे वो यही कहना चाह रहा था, हाँ अब शिफ्ट कर दिया। मोदी जी कह रहे थे योगी जी से कि यार गोरखपुर ज्यादा सही रहेगा, आपका इलाका है ना, जब मन करे तब, और फिर नहीं तो बुलडोजर चढ़ा देना तो अपना क्षेत्र रहेगा तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो ये सजेशन था, बहरहाल अभी नहीं जाते उस पर, लेकिन तुम कहानी सुनाओ यार हम लोग भी हंसेंगे यार, मजा आएगा, है ना। वापस से आते हैं, चलो। तो ये समझ में आया, रीजन तो समझना चाहिए कि जिस या आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं लूप को, उसकी डायरेक्शन मैटर करती है, और लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन मैटर करती है, बस और कुछ मैटर नहीं करता। क्योंकि करंट डायरेक्शन बदलोगे तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बदल जाएगा। अभी सोचो इसको उल्टा कर दो जरा, इसको उल्टा कर दो, अब देखना मैग्नेटिक फील्ड पूरी बदल जाएगी। यस सर, है ना। अब इस लूप की जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ हो जाएगी, और जब अंदर हो जाएगी तो फिर से मामला डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी अपन इधर से इधर जा रहे थे, और जब पीछे रहेगा तो स्क्रीन के पीछे से ऊपर आ रहे होंगे, तो जो स्क्रू टाइट हो रहा था पहले वाले केस में वो लूज होने लगेगा, और टॉर्क का डायरेक्शन बदल जाएगा। ये सब कंफ्यूज होने वाली चीजें हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है। तो क्वेश्चंस में जब आप ध्यान नहीं दोगे, फिगर एक ही जैसा लगेगा, बस छोटा सा एरो यहाँ पर चेंज कर देंगे, और तुम ध्यान दोगे नहीं एक्साइटेड होके, और तुम वहां कर दोगे सब खेल। समझ में आया। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, तब करना। आगे नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो गया सेम, सब कुछ सेम रहेगा। इस केस में क्या हो जाएगा, अब मैंने प्लेन ही चेंज कर दिया, मैंने पहले YZ प्लेन में था, मैं आ गया XZ प्लेन में। XZ प्लेन में आ गया तो अब मैं इधर से देख रहा हूँ भैया, तो ये मेरा यहाँ पर देखो राइट हैंड थंब रूल, तो फील्ड कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ चला गया मेरा, माइनस Y एक्सिस की तरफ, माइनस Y एक्सिस, सेंटर से करते हैं ना। ये हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक। किसी को इसमें भी दिक्कत है क्या, एरिया वेक्टर हमेशा सेंटर यहाँ, यानी कि लूप का जो सेंटर होगा वहां से एक्सिस पास होती है परपेंडिकुलर, उसी पर दिखाया जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगी, थीटा तो 90 है, और थीटा 90 होने के कारण टॉर्क की वैल्यू सेम आएगी। यस सर, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो केस नंबर सी में भी टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻, रीजन क्या था, थीटा 90 आ रहा, भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, mb sin थीटा करते हैं तो mb आएगा, और m फिर से वही आ जाएगा ia, और i 10 है, और एरिया तो रेक्टेंगल सेम है, तो इसका मतलब एरिया फिर से सेम आएगा, दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करेंगे तो मिल जाएगा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। तो मेरे पूरे फॉर्मूले में कुछ भी बदला नहीं, वैल्यू नहीं बदली, इसलिए मेरा आंसर मैग्नीट्यूड में तो सेम आएगा। अब निकालते हैं कि भैया अब ये मुझे बताओ कि टॉर्क डायरेक्शन क्या होगी। तो अब एंगल क्या, अब देखो हाँ ये बड़ी बढ़िया बना है, ये कहां जा रहा है, इस तरफ जा रहा, ये सामने बाहर आ रहा था, ठीक है। तो अगेन कहां से करेंगे, यहां से यहां, तो अब इसको कैसे प्लेस करेंगे, इस तरीके से, और इसको ऐसे घुमाएंगे तो फिर से क्या हो रहा है, टाइट हो रहा है, तो ये अंदर जाएगा, और अंदर क्या है, निगेटिव एक्स, क्योंकि पॉजिटिव एक्स सामने है तो माइनस एक्स, तो क्या डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्सिस। लिख लो फटाफट लिखो। अब नेक्स्ट बताओ, तो ये वाला जो कर लेगा उसको पक्का मेरे से कुछ गिफ्ट मिलेगा। ये करके बताओ जाने, ध्यान से ये वाला करो, बाकी सब तो आसान है। चलो एक काम करते हैं, इसको रोक देते हैं और ये बाकी हम समझा देते हैं, खत्म हो जाएगा ना, आसान है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, देखना कितना आसान है, 1 सेकंड में तुम कर लोगे। देखो ध्यान से, ये कौन सी कंडीशन है सर, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट या तो ऊपर या तो नीचे, यही तो हो सकता है ना। फिर भी इसको टेक्निकली करिए सर, ऐसे मत करिए। तो ये हो गया ऐसे, मैंने कहा था किसी भी लोग के एक साइड में खड़े हो जाओ, वहां पेन के डायरेक्शन को ऐसे पेन की तरह कर दो और थंब प्लेस करके, तो ये फील्ड कहां आ रही है, ऊपर, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट कहां आ रहा है, ऊपर की तरफ। ठीक, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। लो भाई, अरे ये तो पैरेलल हो गए सर, 0 हो जाएगा। काहे के सॉल्व करेंगे, sin 0 0 होता है, sin 0 0। ठीक, यहाँ चले जाओ, यहाँ करंट को उल्टा कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, और ये क्या हो जाएगा 180, यानी कि एंटी पैरेलल। तो थीटा कितना हो गया 180, और 180 पे साइन 180 क्या होता है, -1। वेरी गुड, 0 -1। बड़े भाई cos 180 क्या होता है फिर, cos का तुम मतलब घर ही छीन लो, साइन को दे दो सब। साइन 0 पर और 180 पर 0 होता है, 90 पर +1 होता है, 270 पे -1 होता है।
कितने साल लगेंगे याद करने के लिए? याद करो, ऐसे ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, तो टॉर्क लास्ट के दोनों केस में 0, तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बचा सिर्फ एक केस जिसमें गिफ्ट है, तो ये हम क्यों करेंगे? करो, और नहीं कर पाओगे तुम सब मिलके हमको कुछ दोगे, है ना? कर लोगे, ध्यान से देखोगे तो कर लोगे, इतनी बड़ी बात नहीं है। जो सबसे पहले बताएगा उसी को गिफ्ट मिलेगा, और एक्सप्लेन पूरा करना है। चलो आगे बढ़ जाए। देखिए भाई कितना आसान है। अरे यार तुम वो लिया दे देना हमको, एक A4 शीट, गिफ्ट तो गिफ्ट, खुश रहो। ये देखो कितना आसान था, सीरियस हो जाओ थोड़ा सा। ना कोई एक्सिस में है ही नहीं, यही तो खेल है, यही तो खेल है। क्योंकि कॉइल का सिर्फ एंगल चेंज किया गया है, तो एंगल चेंज करेंगे तो सिर्फ रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो एक एंगल पर हो जाएगा, वो सिर्फ एक एंगल पे हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। यहां जब देखा तो मैग्नेटिक फील्ड कहां थी? बाहर की तरफ थी, लेकिन अब वो कितना 30 डिग्री पे एरिया वेक्टर आपका इस तरफ हो जाएगा ना। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा यहाँ पर? जितना ये आगे बढ़ गया उतना ही एरिया वेक्टर भी आगे बढ़ जाएगा, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? इस वाली लाइन से 30 डिग्री उधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर x की तरफ से देखेंगे तो 30 डिग्री वो अंदर की तरफ दब जाएगा। बहरहाल इससे मुझे कोई मतलब है नहीं, ये तो समझने की जो बात थी। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अभी तक क्या होता है, ऐसे अगर हमने एक बना लेते हैं कोई प्लेन, हमने स्लाइड ऐड करी होगी ना? अरे नहीं करी, रुको जरा, रुक जाओ, अभी तो जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो ध्यान से सीख लो, तुम लोग यहाँ कहाँ फंस गए? सिंपल सी बात है, अगर एक कॉपी दे दो तो बहुत अच्छे से बता दे। देखो ये प्लेन है, ठीक है, देखो एक आपका ये पूरा फ्लैट हो जाएगा और एक ऐसे, ठीक है, दो तो दिख रहे हैं ना सरफेस। तो अगर मान लेते हैं ये वाली जो आपकी कॉइल है, अब इस पन्ने को कॉइल की तरह ट्रीट करना, ठीक है, कॉइल की तरह ट्रीट करोगे तो वापस से देखो हो क्या रहा है। ये पेपर है, ठीक है गुरु, दो ही हाथ में गुरु नहीं तो बताते हैं। अब ये है, ठीक है, इस तरीके से ये एक एंगल, ये पता है कहां से देख रहे हो? नीचे से, बॉटम से देख रहे हो। कहां से देख रहे हो? बॉटम से। कैसे? ये जो एंगल 30 बन रहा है वो तुम्हें दिखना चाहिए कहां से बन रहा है, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले क्या हो रहा था, हमेशा प्लेन के साथ चिपका हुआ था, अब एक एंगल बना दिए। अब ये एंगल कहां से पता चलेगा? जब नीचे से देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन बाकी के जो दो हैं, अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहा हूं, अगर मैं एक पन्ना खराब करना पड़ेगा, देखो अगर इसमें एक छेद कर दो, इससे एक पेन निकालो, ठीक, जब ऐसे रहेगी तो वही ये क्या होगी, ये वाली लाइन हमेशा नीचे वाले प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगी। और जब हम इसको, जब इसके अंदर से जब इस प्लेन को ऐसे आगे टिल्ट करेंगे तो ये पेन भी तो सीधी जाएगी नीचे। लेकिन इस प्लेन, इस पेन का एंगल किससे होगा? इसके सामने वाला जो प्लेन है उससे होगा ना, ठीक है, क्योंकि ये तो ऐसे चल रहा है इस तरीके से सर्कुलर मोशन, लेकिन जो पेन है वो इस तरीके से सर्कुलर मोशन बना रही है ना? तो तुम लोग वही चीज भूल गए। ट्राई करते हैं, लेकिन नहीं आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम इसको और अच्छे से बना सकते हैं। देखना समझ में तो आएगा, ये गारंटी है, इसकी टेंशन हमको है नहीं। हम बस आप लोगों की 3D डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये क्या था? ये अपना y था ना? यस सर। ये था z, ये था x, ठीक है। हमेशा इसके पहले क्या हो रहा था, देखना ध्यान से, मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ। इस तरीके से कॉइल बेस थी। अब ये हो क्या रहा था, अगर इस कॉइल का, इस पूरे फ्लैट पेपर का अगर एंगल देखेंगे तो यहाँ भी 90 और इसके ऊपर चल रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, एक लाइन ऐसे बना दी, यहाँ पर भी 90 होगा ना, इसके ऊपर एक और लाइन, ये सब किसके पैरेलल है? x के। तो x जितना एंगल बनाएगा y से उतना ही ये पूरा प्लेन आपका एंगल बनाएगा, क्योंकि y पर ही है ये पूरी लाइन, ठीक। तो ये हमेशा 90 बना रहा था कि नहीं बना रहा था? बना रहा था ना बड़े भाई। अब देखो हुआ क्या, अब ये 90 वाली लाइन देखना चेंज होगी। अब मैंने कहा कि जो मैंने प्लेन रखा वो इस प्रकार से रखा, ठीक है, ठीक ठीक। अब क्या हुआ, तो पहले ये एंगल कितना था? 0 था, क्योंकि y पे ही था, y से कुछ दूर आगे आया तो यहाँ एंगल कितना बन गया? 30। ठीक है बड़े भाई, सुनना ध्यान से। अब मैंने फिर से एक लाइन खींची, किससे? पैरेलल टू x। तो अगर यहाँ पर ये कितना बन रहा है? 60, तो यहाँ पर भी अब कितना एंगल बनेगा? और यहाँ पर भी कितना बनेगा? गलत है क्या? सही है ना बड़े भाई?
तो ये जो एरिया वेक्टर था किसके पैरेलल था? पहले x के हुआ करता था, लेकिन अब ये x से पीछे चला जाएगा क्योंकि वो पेपर के साथ चल रहा है। तो अगर इधर 60 है तो इधर जो एरिया वेक्टर का एंगल वो कितना होगा? वो 30 ही तो होगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि ये इस पेपर के हमेशा 90 पे रहता है एरिया वेक्टर। तो इस पेपर को हमने 30 आगे खींचा तो पहले वो 90 पे था x से और x के पैरेलल चल रहा था, ठीक है। तो अब पेपर जब आगे आएगा तो पेपर से तो हमेशा 90 बनाएगा ना। तो अगर ये 30 डिग्री आगे आया तो मतलब जो 90 में 30 क्या बचा? 60 बचा। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर तो पैरेलल टू x था, लेकिन अब नहीं रहेगा, अब थोड़ा अंदर चला जाएगा, 30 डिग्री पे चला जाएगा। क्यों भाई? लेकिन अगर इस एरिया वेक्टर को देखेंगे विद z एक्सिस तो वो हमेशा 90 बना रहा है कि नहीं बना रहा है? उससे मतलब ही नहीं है यार। मैंने एक तरीका सिखाया था, जैसे ये पेन रख रहा हूं मैं, अब एक लाइन में देखना, बड़े प्यार से देखना, तुम्हें सब आ जाएगा, ठीक है। मैं कुछ लाइनें बना रहा हूं एक प्लेन में, एक प्लेन के अंदर ये सारी लाइन बना रहा हूं। जरा मुझे बताना, ये पेन अगर मैं यहाँ प्लेस कर दूं, क्या सारे लाइन से ये 90 बना रहा है कि नहीं बना रहा है? तो वैसे ही तो इमेजिन करना था भाई, ये जो पेपर है ये चाहे तुम वहीं पे से घुमाते रहो, ये जो लाइन है वो एरिया वेक्टर से हमेशा 90 बनाएगी कि नहीं बनाएगी? क्योंकि ये लाइन हमेशा इस पन्ने के परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो ये लाइन जा रही है पन्ने के साथ चल रही है ऊपर, तो इससे जितनी भी लाइनें बना सकते हो बना लो, उसमें तो हमेशा 90 ही बनेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि कहा जाता है कि x इज परपेंडिकुलर टू y परपेंडिकुलर टू z। तो यानी कि अगर देखा जाए, अगर इस x वाली एक्सिस की बात करें, जो प्लेन घूम रहा है ये yz प्लेन है, yz प्लेन है। तो x तो इस प्लेन में जितनी भी रेखाएं होंगी सबसे परपेंडिकुलर रहने वाला है, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यानी कि अगर एरिया वेक्टर x एक्सिस के पैरेलल रहा करता था, अगर हम x वाले प्लेन में इसकी परछाई बना रहे हैं तो वो परछाई हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी नहीं रहेगी? yz प्लेन के रहेगी ना, क्योंकि ये पेपर हमारा yz में है और एरिया वेक्टर किस पे शैडो बना रहा है? x वाले प्लेन में बना रहा है, यानी कि वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी चाहे जैसे घुमा दो, जैसे मैंने यहाँ किया, ठीक है। तो यही बेसिक होता है, ठीक। तो तुम लोग कहाँ गड़बड़ हो गए? तुम यही गड़बड़ हो गए। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखें, मैं सब मिटा दूंगा, मुझे काम का जो है प्रस्तुता बनाऊंगा, ठीक है। तो मुझे तो सिर्फ जब देखना है मैग्नेटिक टॉर्क की बात हो रही है, तो टॉर्क के लिए तो फॉर्मूला है m क्रॉस b, और मुझे ये देखना था m और b के बीच का एंगल। मुझे x वैक्स से मतलब ही नहीं है, वो तो सिर्फ डराने के लिए दिया गया। तो जब मैंने देखा कि ये लाइन की जो शैडो है वो x वाले प्लेन में, xy प्लेन में आ रही है और xy प्लेन हमेशा yz प्लेन के परपेंडिकुलर रहता है, तो कहीं पर भी रेखा बना दूंगा मैं xy, मुझे तो हमेशा 90 मिलेगा। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट मैं सिंपल लिखूंगा मैग्नेटिक मोमेंट की तरह, और कहूंगा मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इसके परपेंडिकुलर। तो थीटा कितना आ गया? 90। टॉर्क कितना आ गया? अरे सर जी मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क तो सेम ही होगा, यानी कि मैडम जो बोले 0.05। समझ में आया? अब बात ये होगी कि सर अब इसका जो रिजल्टेंट टॉर्क का डायरेक्शन है वो जरूर एंगल में रहेगा, क्योंकि x एक्सिस से ये 60 डिग्री पे है, यानी कि एरिया वेक्टर 30 डिग्री पर है। तो जब भी एंगल बनाने को सिखाया, क्या सिखाया? पॉजिटिव एक्सिस शुरू करो और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज बनाओ, यही सिखाया ना मैंने। चलो, तो इसका मतलब है जो ये 30 डिग्री x एक्सिस से 30 डिग्री पर ये जो आपका एरिया वेक्टर है, यहां से रिजल्टेंट देखा जा सकता है। क्या दिक्कत है गुरु? दो भाई पढ़ क्यों नहीं रहे हो? अच्छा ठीक, तो यहां से ध्यान से देखो, फिर क्या करेंगे? जो सिखाया मैंने, स्क्रू रखेंगे और फिर इसको घुमाएंगे। कहां जा रहा है? ये अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है तो पीछे कहीं जा रहा होगा, है ना। अब ये ना x पर है ना ये y पर है, नेगेटिव साइड में है, ये तो कह सकते हैं। तो इसको कहने का सिंपल तरीका क्या है यार? x एक्सिस को रेफरेंस लाइन ले लेते हैं और यहां से एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाली जो आपकी लाइन है ये यहां से देखें पीछे जा रही है, तो ये पूरा इस दोनों क्वाड्रेंट छोड़ के पीछे वाले क्वाड्रेंट में होगी, तो यहाँ पे ये 90 और 90 180 हो गया। अब पीछे का एंगल जरा निकालना सिखाते हैं तुम लोग को। तो अगर ये लाइन यहाँ से क्या बना रही है? देखो ये लाइन कहाँ है? पेपर के साथ है, ये 30 पर है, तो पीछे जाएगी कितना बनाएगी? 60 पे। वर्टिकली अपोजिट एंगल अगर बनाएंगे, देखो ध्यान से, तुम लोग को सिखाते हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, देखना ध्यान से। तो अब अगर एंगल यहाँ पर 30 है तो ये 30 यहाँ जाएगा, तो इधर से जा रहे हैं, इधर तो नहीं मिलेगा ना 30, इधर 60 मिलेगा ना। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है?
जो पेपर था तुम्हारा उसके साथ तुम्हारा एंगल 30 बन रहा था, क्योंकि जब तुम स्क्रू रख रहे थे तो तुम पेपर वाले प्लेन पे ही रख रहे थे ना। तुम एरिया के परपेंडिकुलर जाओगे तो हमेशा वापस से वो स्क्रीन जो कॉइल का लूप था उसके ऊपर आ जाओगे नहीं आ जाओगे। और जब पेपर पे आ जाओगे तो पेपर यहाँ पर बनी थी तुम्हारी कौन सी एक्सिस थी, ये वाई। तो ये आपका पेपर हो गया। आपने ऐसे स्क्रू रखा, स्क्रू को ऐसे रखा, देखना बेटा ध्यान से, स्क्रू इमेजिन करना है तुम्हें, ठीक है। इस तरीके से तुमने स्क्रू को प्लेस किया, कितना एंगल बना रहा है स्क्रू, वाई से, ठीक है। और ये तुम्हारा इधर एक्स था, यहाँ से कितना बना था ये 60, ठीक। और यहाँ पर सुनना ध्यान से, ये है आपका एरिया वेक्टर, तो इसको इधर से ऐसे अंदर चला जा रहा है। यस सर। ये तुम्हारा ऐसे खींच दे, इधर से 90 गए, हमने कहा रेफरेंस लाइन x है, तो यहाँ से चलेंगे, यहाँ चलेंगे 90, यहाँ से चलेंगे 90, 180। अब ये लाइन से खींच दो आगे, तो वर्टिकली अपोजिट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। जो ये माइनस y है और इस जो भी आपका रिजल्टेंट आ रहा है टॉर्क का, ये तुम्हारा क्या है, टॉर्क, ठीक है। तो ये किस प्लेन में लाई करता है सर, माइनस x और माइनस y प्लेन में लाई करता है, पहली बात। दूसरी बात कि एंगल जो यहाँ अगर 30 है तो बचा कितना, ये कितना हो गया 180 प्लस 60 कितना होता है 240। तो क्या लिखेंगे, एट 240 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, या डायरेक्शन लिख लो, ये इसका आंसर है। बाकी सब तुम निकाल ही लोगे। तो टॉर्क एट एन एंगल 240 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, एट 240 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। किसी को ऐसा जो समझ ना आया, थोड़ा बेटा 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। हम एक और सवाल बचा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कौन है, इन सब में से स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन है। नेट 40 की बात नहीं हो रही, स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, बताइए। देखो सुनो मेरी बात, जब हम बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की तो वापस से अपनी पोजीशन पर उसको आने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर दो लोग सपोर्टिव होंगे तो वहां झगड़ा नहीं होगा, वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और ई होगा सर, एफ कहाँ होगा, इसमें उल्टा हो जा रहा है, जैसे मौका मिले खींच ले जाएगा एक बंदा उसको। देखो ना इसमें अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है, तो ये तो वैसे ही अनस्टेबल है, हल्का सा डिस्टर्ब करो, जिधर तुमने सपोर्ट कर दिया उधर जीत जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 है। तो जैसे ही एक तरफ आपने सपोर्ट किया उधर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गई, तो वापस आने देगा ये कभी, टॉर्क सेटअप हो जाएगा, कोई टॉर्क नॉन जीरो जैसे होगा वैसे ही घूमने लगेगी, फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में चली जाएगी। तो सिर्फ केस नंबर ई है, ठीक है, जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। यस। चलिए नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एक ही पॉइंट सबसे अच्छा था, वही एंगल वाला, बाकी सब तो आसान है, उसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना बच्चे। A circular coil of 100 turns and having a radius of 0.05 meter, that is 5 into 10⁻⁻2 meter, ठीक है। डेसिमल को हमेशा इस फॉर्म में लिखो, कैलकुलेशन आसान लगेगी, ठीक है। हाँ मुकुंद बताइए, चैट में बताइए बेटा क्या हो गया, माइक ऑन कर रहे हो तुम बार बार। चलिए ठीक है, देखिए आगे, कैरीज अ करंट कितना है 0.1 एम्पियर। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू टर्न द कॉइल, वर्क डन पढ़ाया था ना मैंने, तो वो चीज आपको करनी है। एक्सटर्नल फील्ड कितनी दी हुई है, बी की वैल्यू दी हुई है 1.5 टेस्ला, ऐसा सब कुछ एसआई में दिया हुआ है। ये क्या है बेटा, ये एन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ थीटा कितना है 180, हमें 180 तक जाना है, ठीक है। आगे देखिए, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिस एक्सिस के अलोंग जाना है वो क्या है, परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। द प्लेन ऑफ कॉइल इज इनिशियली एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर। तो प्लेन मतलब ये हो गया कॉइल, ठीक है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही होगी, कुछ इस प्रकार से, है ना।
प्लेन की बात करी है, प्लेन, प्लेन ऑफ कॉइल, एरिया वेक्टर नहीं बोला है। ठीक है, ध्यान से करोगे तो समझ में आएगा। तो जब प्लेन आपका इस तरीके से अरेंज है तो मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच में कितना एंगल बनेगा? 90 बनेगा। मतलब ये देखो इसको किस तरीके से बता रही पता नहीं। सामने मैंने कॉइल बना दिया, कॉइल बनाया है तृप्ति बेटा, ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड सेटअप मैंने बता दी, मैग्नेटिक मोमेंट या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा, तब भी कॉमन सेंस लगाओगे तो 90 नहीं दिखेगा। इसको 90 दिख रहा है। इसके पहले इतना सब ज्ञान कहाँ चला गया? 0 होगा, क्योंकि हमने 90 बोला है तो हमेशा पॉजिटिव फेस की तरफ रखेंगे ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा यहाँ पर 0। तो इसको बेसिकली हमें घुमाना है कि एरिया वेक्टर कहाँ चला जाए, 180 चला जाए, तो फ्लिप हो जाना चाहिए पूरी। तो इस तरीके से उसको कॉइल रोटेट करेंगे कि ये फ्लिप हो गए। तो कहाँ से θ1 आपका 0 है, क्योंकि जब अपन थीटा की बात करते हैं फॉर्मूले में वर्कडन वाले, तो थीटा मैग्नेटिक मोमेंट से होता है, प्लेन ऑफ कॉइल से नहीं होता है। क्वेश्चन ने कंफ्यूज किया है प्लेन ऑफ कॉइल बोल के, ताकि तुम एरिया वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट छोड़ के कहाँ चले जाओ, प्लेन का एंगल देखने लगो। जैसे ये माता बता रही थी 90 डिग्री, क्योंकि ये कंफ्यूज हो गई बेटा, यही ट्रैप था इसमें तृप्ति, कि आपको प्लेन बोल दिया ताकि तुम एरिया वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट सारी कंसेप्ट छोड़ के प्लेन का एंगल ही θ1 मान लो। तो θ1 क्या था? 0, क्योंकि हम प्लेन ऑफ द कॉइल नहीं देखते हैं, हम एरिया वेक्टर देखते हैं और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल ढूंढते हैं। तो जब प्लेन 90 पर है तो एरिया 0 पे होगा, ठीक है। और फिर 180 पे जाना है तो एरिया को वापस से मतलब पूरी कॉइल को उल्टा करेंगे, तभी मैग्नेटिक मोमेंट नीचे आएगा। जब मैग्नेटिक मोमेंट नीचे आएगा तो थीटा कितना बन जाएगा? 180। चाहे ऐसे फ्लिप कर लो, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होता तो मान लो इस तरीके से घुमाया, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी थी गुरु, ठीक है। तो इसमें बस θ1 और θ2 इसको ज्ञात हो गया और वो आंसर निकाल लेगा, बस। अब वैल्यू पुट कर डालो सारी। तो फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू NB cos θ1 minus cos θ2। बस इतना ही करना है इसमें। θ1 θ2 जिसे निकाल लिया, क्योंकि फिगर नहीं दिया है, इसमें सिर्फ θ1 और θ2 का ही खेल था, ठीक है। n टर्न स्केल क्या हो जाएगा? n आ जाएगा ना, तो किसने m हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? NiAB cos θ1 minus cos θ2। बस इतना ही करना है, ठीक है। तृप्ति आंसर बताओ। क्या बेटा? 0 पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा, कैसे कर रही हो? cos पाई क्या होता है? -1, माइनस क्या हो जाएगा? +1। ये तो +1 है, बस 0 क्या होता है? cos 0 कितना हो जाएगा? 1 और माइनस प्लस तो 2 बन जाएगा वो। तो करो, क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पर? 100 इंटू कितना एम्पियर है? 0.1। फिर एरिया कितना है? एरिया यहाँ पर दिया है 0. सर्कुलर कॉइल है तो पाई आर स्क्वायर कर लो बेटा, पाई आर स्क्वायर करना है। एरिया और सर्कल नहीं जानते हो, पाई आर स्क्वायर कर लो फटाफट। तो पाई कितना पुट कर देंगे अपन? 3.14 और आर की जगह लिख देंगे 0.05 का होल स्क्वायर। ये जाएगा cos 0 माइनस cos 180, ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो 100 ये 2 इंटू 2 आगे कर दिया मैंने, तो जान लो। देखो जितने भी आपके डेसिमल प्लेसेस हटा सकते हो 100 से हटा लो, तो चाहे इसको 314 कर लो, चाहे इसको क्या कर लोगे 10, ठीक है। तो उसको मैं 10 कर लेता हूँ। 10 इंटू 3.14 इंटू 0.05 इंटू 0. से मल्टीप्लाई करना है बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसमें एक चीज छूट गई है, दैट इज करंट। करंट छूट गया मुझसे, दैट इज कितना दिया हुआ? माफ करना, मैग्नेटिक फील्ड छूट गया। कितना है? 1.5। तो 1.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1.5 इंटू ये क्या जाएगा? 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। तो यहाँ 3 से 1.5 को 3 से रिप्लेस कर लेना। आप सॉल्व कर लो, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 0.2355 जूल, ठीक है। ये इसका आंसर है। मल्टीप्लिकेशन करना है सिर्फ, क्या तुम लोग को। यहाँ से देखो, ये चाहो तो इसको लिख सकते हो 5 × 10⁻², तो यहाँ पर 25 × 10⁻4 आ जाएगा,
और यहाँ 3.14 है और यहाँ 10 है, तो ये 31.4 बन जाएगा और इधर क्या है 2 × 1.5 हो जाएगा 3। जितने भी आप सिंपल फॉर्म में कर सको कर लो, डेसिमल प्लेस हटा के पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर 10 की पावर जितने हैं उतना हटा लगा ले, ठीक है। चलिए ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करें। यस सर। अब बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है बॉस, ठीक है, 1.5 जूल पर टेस्ला लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0. मतलब ये क्या दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। आगे देखिए, पहला मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन करने के लिए क्या है इसमें, नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन में, यानी कि एंगल मैग्नेटिक मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, पहला ये इसका मतलब ये हुआ। अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, यानी कि एम और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180। सेकंड क्या है, बी इसका क्वेश्चन, व्हाट इज द टॉर्क ऑफ द ऑन द मैग्नेट इन केस 1 एंड 2। फिर दोनों में आपको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है, इसमें भी। और सिंपल है यार, ये क्वेश्चन का आंसर बता दिया मैंने। पहले वाले केस में आंसर क्या हो जाएगा टॉर्क का, mb। पहले वाले केस का आंसर क्या होगा, ये b का आंसर लिख दे, टाउ इज इक्वल टू mb फॉर केस 1। केस 2 के लिए क्या जाएगा 0। साइन यूनिटी कितना होगा 0। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता तुम लोग को। साइन यूनिटी कितना होता है 0 ही तो होता है, तो केस 2 में टॉर्क कितना हो जाएगा। अब ऊपर करते रहो, सॉल्व करो, W निकालना है। तो फिर से कहां शुरू कर रहे हैं, तो पहले मैं तुमको θ1 नहीं दिया हुआ, सवाल नहीं पूछते बेटा, सवाल भर भर के पूछो यार, क्या हो जाएगा समझ में नहीं आ रहा तो पूछना चाहिए ना। लाइज अलाइंड बोला, ये वर्ड याद कर लो, यानी कि क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट और बी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। अलाइंड का मतलब ये होता है, यानी कि थीटा क्या हो गया 0। तो 0 से अपन कहां जाएंगे, पहले केस में 90 तक, तो θ1 0 रहेगा, θ2 90। दूसरे केस में θ1 0 रहेगा और θ2 180। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि θ2 ही तो बता रहे थे हम आपको, बस इतनी वैल्यू पुट कर दो, इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले केस का क्या हो जाएगा, केस नंबर 1, ए का केस नंबर 1, W इज इक्वल टू mb cos 0 माइनस cos 90। cos 90 क्या होता है 0, cos 0 क्या होता है 1। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी हुई है इस बार, तो और आसान हो गया, 1.5 और b की वैल्यू कितनी दी बेटा 0.22, है ना। वेरी गुड। अब इधर आ जाएगा इनटू 1, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, 0.33, वेरी गुड, आपने तो मल्टीप्लाई भी कर लिया, वेरी गुड, ठीक है। ये आ जाएगा जूल, ठीक। सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, बस इसमें क्या जाएगा, यहां पर 180 आ जाएगा, है ना। mb cos 0 माइनस cos 180। cos 0 1 होता है, cos 90 -1 होता है, ठीक है। 0.66 जूल माइनस हो जाएगा +1, ये हो जाएगा माइनस प्लस, यानी 2 बन जाएगा, है ना। और अपन ने ये पहले ही मल्टीप्लाई किया था, 0.66, तो 0.33 into 2 दैट इज 0.66 जूल। ये इसके आंसर हो गए, ठीक है बेटा। तो सबके आंसर बता दिए मैंने। ये क्या है, mb का कितना था 0.33, ठीक है, ये न्यूटन मीटर, ठीक बेटा। m into b किया मैंने बस, ठीक है। यहाँ पे भी mb ही कर रहे हो, तो मैंने ये वैल्यू उठा के वहां लिख दी बस। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेटा इससे आसान कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें सिर्फ ध्यान देना है कि टॉर्क और मैग्नेटिक मोमेंट, और जिसको अभी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आ रहा है भाई साहब, तो मैग्नेटिक मोमेंट कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ राइट हैंड थंब रूल जैसे अपन यूज करते आए हैं वही कर रहे हैं, पूरे हर जगह राइट हैंड थंब रूल से बढ़ा दिया मैंने। इस तरह क्या होगा, एक ही रूल ही याद करना है, मैंने 10 रूल पढ़ाई ही नहीं आपको। फिर एक स्क्रू वाला बताया, पेंच कस लो और ढीला कर लो, पेज जहां जाएगा वही डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक, और मापन वही डायरेक्शन हो जाएगी टॉर्क की। स्क्रू इस्तेमाल करना है टॉर्क के लिए, मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं करना है, सर्कुलर लूप है, डायरेक्शन करंट के थंब प्लेस कर दो और उंगलियां तुम्हें डायरेक्शन दे देगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो होगा करंट की वजह से वही होगा मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया और आपका बी आपको गिवन रहेगा, उनके बीच में स्क्रू की टाइट कर लो या लूज कर लो, आपको आंसर टॉर्क का मिल जाएगा। इतना ही करना है इस
पूरे उसमें, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन करो। A short bar magnet of magnetic moment कितना दिया हुआ है? ये सब सवाल सबसे आसान है क्योंकि m दिया हुआ है। is placed in uniform field, b भी दिया हुआ है। if the bar is free to rotate in plane of field, then which orientation would correspond to its stable and unstable equilibrium? तो ये जिसने उस क्वेश्चन को समझा होगा वो समझ जाएगा कि कौन सा ओरिएंटेशन आपका स्टेबल रहेगा, कौन सा अनस्टेबल। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ये पोटेंशियल एनर्जी मैं बता दूंगा, तुमको से स्टेबल अनस्टेबल की बात सोचो। वही बात हो गई ना, तो थीटा कितना होना चाहिए? 0। जब केस नंबर 1 के लिए क्या m एंड b के बीच का थीटा क्या हो? 0, तो क्या बन जाएगा? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अनस्टेबल के लिए कितना करते हैं? 180, ठीक है। सेकंड के लिए क्या जाएगा? 180। इस चीज को याद ही कर लो, इससे अच्छा क्या है ना। ये कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म, ये आधी हो जाएगा ये आपका, है ना। एक नोट्स हो गई आपकी। यस सर। जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो इसको याद करके चला जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, यस ऑफ कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म ठीक है बड़े भाई, ये हो गया। अब निकालते हैं पोटेंशियल। तो पहले केस में जो वर्क डन होता है, ये कहाँ पढ़ा था मैंने? ये पढ़ा था क्लास 3 में ढाई, क्लास 11th में वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था मैंने। यहाँ पे ये सीखा था कि जो आपका वर्क डन होता है वही आपका एनर्जी के फॉर्म में, चेंज इन एनर्जी के बाद फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने किसी पे वर्क किया तो अगर वो रेस्ट पे जा रहा है, मैंने किसी को रोकने के लिए वर्क किया या उसको रेस्ट पे ले आने के लिए, तो मेरी जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यानी कि रेस्ट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। और अगर किसी ने मुझ पे वर्क किया, यानी कि अगर मैंने किसी पे वर्क किया, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया, तो मेरी जो वर्क है वो किसमें? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वहां दो हेडिंग पढ़े थे, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम और वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। तो जब आप रेस्ट एनर्जी की तरफ जा रहे हो तब यानी कि आप क्या कर रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना। और अगर आपने वर्क किया तो इस केस में क्या कर रहे हैं? अपन मोशन से रेस्ट पे जाते हैं, एक एंगल से दूसरे एंगल पे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं किसके लिए? कॉइल के लिए हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी भाई? U मिनिमम क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 0.32 इंटू बी कितना है? 0.15। कितना है बेटा? 0.048 बोलो, है ना। 0.048 या फिर क्या माइनस आएंगे सर? माइनस आने जरूरी है, ठीक है। तो माइनस 4.8 इंटू 10 पावर -2, गलत है क्या? जूल, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट मैक्सिमम क्या हो जाएगा? प्लस एम बी। सेकेंड केस में मैक्सिमम होगी, यू क्या हो जाएगा? यू मैक्स प्लस एम बी। तो यही आंसर किसमें लिखोगे? ठीक बेटा, ये होगी तुम्हारी पोटेंशियल, ठीक है, नोट कर लो। चलिए अब स्टार्ट करेंगे अपन एटॉमिक मैग्नेटिज्म अगली क्लास में। आज हम लोग ने जैसे 3 ही क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे थ्योरेटिकल टॉपिक, ठीक है। और थोड़ी लंबी क्लास कर सकते हैं हम लोग। तो उस दिन मेरी क्लास 5:30 पे स्टार्ट होगी, यानी कि अपन मिलेंगे, कब मिलेंगे? आज ट्यूसडे है ना, थर्सडे की जो क्लास होगी वो 5:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी। अरे वो जल्दी खत्म हो जाएगी, उसमें जादू हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगी, 5:30 पे बोलेंगे तो 5:40 स्टार्ट हो ही जाएगी ना,
तुम लोग लेट लतीफ़ी तो करोगे इधर उधर, लेकिन हम जो है 5:40 पे लाइव हो जाएंगे और हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो 5:40 से शुरू करेंगे और 7 बजे तक, ठीक है, 7 बजे तक मुझे लगता है चैप्टर खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं खत्म होता है तो फिर एक्स्ट्रा क्लास लगा लेंगे, ठीक है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज इकोनॉमिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करने का टारगेट था लेकिन क्वेश्चंस करने लगे तो इसलिए नहीं हो पाया। ठीक, कुछ पूछना हो तो पूछो।